तो चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या नाम है चैप्टर का? सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिटेल में हम इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हम जो चीज समझेंगे वो ये है कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, इनका मीनिंग क्या होता है। कौन कौन से दो टाइप के मोशन की मैं बात कर रहा हूं, एक तो पीरियोडिक मोशन और एक ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन का मतलब समझो, ऐसा मोशन यानी कोई भी पार्टिकल है उसका ऐसा मोशन जिसके अंदर जो पार्टिकल है वो एक फिक्स टाइम के बाद में कोई भी चीज रिपीट कर रहा हो। मतलब एक फिक्स टाइम के बाद में अगर कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है तो इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं, उसके बाद में ये वापस से घूम के आती है, फिर वापस घूम के आती है। इस तरीके से ये 365 डेज के बाद में बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रही होती है। तो ये कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। ऐसी जो वॉल क्लॉक होती है उसका जो पेंडुलम है ना, वो भी ये जो इसकी मेन पोजीशन है इसके इर्द गिर्द इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर इस तरीके से ये मोशन करता रहता है। इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो भी फिक्स होता है, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करके आने में जो टाइम लगेगा ना इसको, वो फिक्स होगा। तो ये भी कौन सा मोशन है? ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। मतलब ऐसा कोई भी मोशन जिसके अंदर कोई भी चीज बार बार इस टाइप से मूव कर रही है कि एक फिक्स टाइम के बाद में वो उस मोशन को रिपीट कर रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक, इसी तरीके से फिर दूसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में और पीरियोडिक मोशन में एक डिफरेंस है। इसमें भी एक फिक्स टाइम पीरियड होगा, उसके बाद में चीज रिपीट होगी। इसमें भी एक फिक्स टाइम पीरियड होगा जिसके बाद में कोई भी चीज रिपीट हो रही होगी, है ना। पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा कि एक फिक्स टाइम के बाद में वो मोशन को रिपीट कर रहा होगा। लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसमें जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन इसको बोला जाता है। जैसे मान लो कि सपोज करो, एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक कोई पानी का ये कोई टब है, इसके अंदर हमने एक लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे पुश करके नीचे छोड़ूं तो ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, इस तरीके से मोशन करेगा ये, है ना। कभी अंदर जा रहा है कभी बाहर जा रहा है, इस तरीके से ये मोशन करेगा। तो इस मोशन में ये कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ये इसकी मेन पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द ये ऊपर नीचे मोशन करता रहेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं। इसी तरीके से ये एक यू शेप की ट्यूब है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। इधर से इसको ऐसे पुश करके अगर छोड़ते हो तो कभी ये सिरा ऊपर चला जाएगा कभी नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा फिर ये नीचे आएगा फिर ये ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से ये जो यहाँ पे पानी का लेवल है ये ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट करता आपको दिखाई देगा। तो ये भी कौन सा है? टू एंड फ्रो मोशन बोला जाता है। तो ये कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। इसी तरीके से एक स्प्रिंग से किसी मास को लटका दो, फिर इसको ऐसे खींच के छोड़ो तो कभी ये जो मास है ये ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, इस तरीके से ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये इसकी मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन मतलब जहां पे ये शुरुआत में था, जहां पे ये बार बार आने की कोशिश कर रहा है और इसके इर्द गिर्द ये ऊपर नीचे इस तरीके से मोशन करता रहेगा। तो इस टाइप का जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं सबके सब पीरियोडिक मोशन होते हैं। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे सबके सब क्या होंगे? पीरियोडिक मोशन होंगे। लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते, क्योंकि इसमें एक स्पेशल कंडीशन क्या लगाई मैंने कि टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। टाइम पीरियड तो फिक्स होगा लेकिन टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रही है, ये ऐसे एक ही डायरेक्शन में घूम के वापस आती है, फिर वापस जाती है उसी डायरेक्शन में घूम के और फिर वापस आती है। ये ऐसे नहीं कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, इस तरीके से मोशन नहीं है। तो ये कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी मोशन भी है? नहीं जी, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। तो ये कई बार स्टेटमेंट आपको मतलब क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि क्या जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है क्या वो पीरियोडिक होते हैं, या जितने भी पीरियोडिक मोशन है क्या वो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। तो याद रखना है कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे वो सब पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं अलग अलग टाइप के, उन सबको हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मीनिंग क्या होता है? तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो ऑसिलेटरी मोशन होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे सिंपल टाइप का जो ऑसिलेटरी मोशन है उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अब ये दो टाइप का होता है, देखो एक होता है लीनियर एसिचम, है ना। एसिचम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो लीनियर एसिचम, और एक होता है एंगुलर एसिचम। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो लीनियर एसिचम में क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन करेगा।
जैसे ये किसी स्प्रिंग से किसी मास को अटैच कर दिया, फिर आप इसको ऐसे कंप्रेस करके छोड़ो, तो ये कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, इस तरीके से ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा इस पोजीशन के इर्द गिर्द। और इसमें क्या होगा, ये जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी जिसको हम मेन पोजीशन बोल सकते हैं, इसके इर्द गिर्द ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर एसएचएम बोलेंगे। लाइन पे चलता हुआ अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, लीनियर एसएचएम। दूसरा होता है इसके अंदर एंगुलर एसएचएम। इसमें क्या होगा, इसमें ये एंगल चेंज हो रहा होगा कंटिन्यूअसली। कोई एक पेंडुलम है मान लो, उसको आप ऑसिलेट करवा रहे हो, तो ये कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो कंटिन्यूअसली ये एंगल आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और इसमें ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, कभी तो पेंडुलम इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर इधर चला गया फिर वापस आ गया, तो कौन सा मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है ना। तो ये ऑसिलेटरी मोशन का ही एक टाइप है, लेकिन क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली एक एंगल चेंज हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एंगुलर एसएचएम रख दिया। अब आपको अगर पूछा जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कंडीशन होती है, अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन वो पूरी करे, है ना, ताकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर पाए। तो पहली कंडीशन इसके अंदर ये है कि उसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का ही तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, तो पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा होना चाहिए, मोशन ऑफ द पार्टिकल शुड बी ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए। ये नहीं हो कि एनर्जी का लॉस हो रहा हो। जैसे मान लो कि अगर आपने इस ब्लॉक को किसी फ्रिक्शन वाली सरफेस पे रख दिया तो कंटिन्यूअसली जब ये आगे पीछे इस तरीके से मूव करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, ये जो पेंडुलम है ये एयर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर मान लो एसएचएम कर रहा है, तो लिक्विड या एयर की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर एक रेसिस्टिव फोर्स लगेगा जिससे धीरे धीरे एनर्जी लॉस करता हुआ स्लो होते हुए लास्ट में रुक जाएगा। तो अगर ये लास्ट में रुक जाता है तो इसका मतलब एसएचएम मेंटेन ही नहीं रह पाया। तो एसएचएम के लिए जरूरी है कि टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी पार्टिकल एसएचएम कर पाएगा। और तीसरी कंडीशन जो मैं इन दोनों के लिए अलग अलग बता रहा हूं, ठीक है, लीनियर एसएचएम के लिए कंडीशन ये होती है कि जब भी पार्टिकल एसएचएम करे तो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, और वो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे माइनस का सिंबल ये शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल पे लगना चाहिए। जैसे ये जो मास है, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं और इसको छोड़ दूं, तो जब ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा तो आप देखोगे कि जब ये मास इधर जा रहा होगा तो स्प्रिंग यहाँ पे खिंच जाएगी और वापस से ये इनिशियल स्टेट में आने के लिए इधर फोर्स लगाएगी, एक फोर्स डेवलप करेगी। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। उसी को हम रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, जो इसको वापस से अपने इनिशियल स्टेट में लाने की कोशिश कर रहा है। और जब ये इधर चला जाएगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, तो वापस ये खुलने के लिए एक फोर्स डेवलप करेगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। और एक चीज नोटिस करो कि जब ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो स्प्रिंग इसको पीछे खींचेगी, और जब ये इधर जाएगा यानी कि स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग खुलने के लिए वापस से इसको उधर धक्का मारेगी। तो जिस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ये फोर्स डेवलप होना चाहिए। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर पाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको मैं रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बोलूंगा। यहाँ पे के को हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर कोई भी पार्टिकल एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो ये एक कर्व्ड पाथ के ऊपर घूम रहा होगा, ऐसे है ना, ये कर्व्ड पाथ के ऊपर घूम रहा है, और इस कर्व्ड पाथ पे घूमने के लिए इसके ऊपर एक टॉर्क लगना चाहिए। वो टॉर्क किसकी वजह से डेवलप होगा, तो यहाँ पे जो इसका वेट फोर्स होगा उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे टॉर्क डेवलप करेगा इसको एसएचएम करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी पार्टिकल एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो उसकी कंडीशन ये होती है कि इस पे जो टॉर्क लगे, जिसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क बोल सकते हैं, वो हमेशा जिस डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, जिस डायरेक्शन में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने फोर्स को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे टॉर्क से, तो मैं वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, एंगल से रिप्लेस करूंगा। यानी कि माइनस थीटा के टॉर्क क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल पे एक टॉर्क लगना चाहिए, जिसको रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे, जो इसको घुमा के वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में लेके आएगा। ठीक है,
जब ये आप प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा दोगे तो इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू जिसको हम यहाँ पे c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा टो इक्वल टू माइनस सी थीटा। टो को हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। ठीक है, ये याद रखना है। समझ में आया? ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो पहली कंडीशन उसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उसकी एनर्जी टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए, उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन अगर लीनियर एसएचएम है तो रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होना चाहिए माइनस के वाई के, और अगर एंगुलर एसएचएम है तो टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर होना चाहिए माइनस सी थीटा के। आया समझ में? क्लियर एकदम? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूं जिनका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। जैसे इसमें पहले टर्म है मीन पोजीशन। जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो शुरुआत में वो जिस पोजीशन पे होता है, जिसके इर्द गिर्द वो टू एंड फ्रो मोशन करने वाला है, उस पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे उसको, मीन पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन है, जिसके इर्द गिर्द जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, इस तरीके से इसका मोशन होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी मेन पोजीशन। ठीक है, मेन पोजीशन पे जो पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो रहती है। एक चीज याद रखनी है, आगे हम इक्वेशंस वगैरह पढ़ेंगे उससे भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो शुरुआत में रुका हुआ था ना, बाद में आपने इसको कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया, उसकी वजह से एसएचएम स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये इसकी वो पोजीशन है जहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। तो ये इसकी मेन पोजीशन मानी जाती है जिसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होगा। दूसरा है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स उस फोर्स को बोलना है जो पार्टिकल को बार बार मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। मतलब यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा तो वो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, बार बार ऑब्जेक्ट को इसी मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसको स्प्रिंग फोर्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो पार्टिकल पे लगता है और वो बार बार उसको मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। फिर थर्ड इसके अंदर एम्पलीट्यूड। जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करेगा तो वो मैक्सिमम कहां तक मूव कर पा रहा है, वो कहां तक मूव कर पा रहा है मेन पोजीशन से, वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा पा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे ये पार्टिकल कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, इस तरीके से मोशन कर रहा है, ये इधर मैक्सिमम यहां तक जा पाता है सपोज करो, ठीक है, और इधर ये यहां तक जा पाता है। तो मेन पोजीशन से इसका ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर या इधर, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूरी तक चला गया फिर वापस आएगा, फिर इधर उतना ही दूरी तक जाएगा, दोनों साइड में ये दूरी बराबर होती है, ये मेन पोजीशन है ना, इसके इधर और इधर ये बराबर दूरी तक ही जाएगा। तो ये जो दूरी होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर टाइम पीरियड का मतलब क्या है, तो एसएचएम करने वाले पार्टिकल को एक चक्कर कंप्लीट करने में, पहले इधर गया मान लो, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, इसमें जितना भी टाइम लगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा, जो एसएचएम करने वाला पार्टिकल है वो एक रोटेशन में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लेगा उसी का नाम होता है टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी के सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, और याद रखना है कि जो टाइम पीरियड है उसका जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। मतलब इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार पार्टिकल कितने साइकिल कंप्लीट कर पा रहा है ना। एक साइकिल कौन सा माना जाएगा, पहले इधर गया फिर वापस इधर आया, फिर इधर गया फिर वापस आया, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो एक सेकंड में कितने साइकिल उसने कंप्लीट किए, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, इसी का नाम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फिर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2π/t या फिर 2πf से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे मान लो कि जैसे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उससे आप सिंपली समझ जाओगे। तो जब वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा होता है तो उसमें जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कैपिटल टी बोल देंगे। फिर वो जब एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो वो कितना एंगल कवर करेगा, 2π 360 डिग्री। तो 2π तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम कितना लगा, t। तो 2π/t को ही हम क्या बोलते हैं,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें, फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1/t और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है 2π/t या फिर 2πf। इसके बाद में आता है फिर फेज। देखो फेज वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल किस पोजीशन पे है, मतलब पार्टिकल की पोजीशन, उसकी लोकेशन बताने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज। जैसे मान लो कि ये कोई पार्टिकल है, उसको बताने के लिए मैं एक सर्कुलर मोशन वाला डायग्राम यूज कर रहा हूं, इसे कंपेयर करके हम जो पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा होता है ना उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो आप मान लो कि एक पार्टिकल जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक एग्जांपल लो, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, मान लो यहां पे पहुंचा, फिर वो यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को t = 0 वाला टाइम मानता हूं तो इससे पहले इसने कुछ एंगल कवर किया है यहाँ पे, इस एंगल को हम बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल फेज। ये जो फाई एंगल है ना, अगर टाइम यहां से आप मेजर कर रहे हो तो इसको क्या बोला जाएगा, ये इतना एंगल पहले से कवर करके आया है एक्स एक्सिस से, तो इसको बोलेंगे इनिशियल फेज, ठीक है। फिर मान लो ये आफ्टर टाइम t यहां पे पहुंच गया, तो एक्स एक्सिस से इसने जो टोटल एंगल बनाया है वो कितना है, तो ये वाला एंगल मान लो ओमेगा टी। अगर ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है ना, तो ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं, इसलिए इसको ओमेगा टी लिखा है इस वाले एंगल को, क्योंकि 0 से टी टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंच गया, तो इसने जो एंगल कवर किया है वो कितना है यहाँ पे, ओमेगा टी के बराबर है। तो ये जो टोटल एंगल है यहां से लेके यहां तक, ये जो टोटल एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई, इसी को हम बोलते हैं फेज। फाई को तो क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज। अगर आप t = 0 यहां पे लेते ना तो फिर इनिशियल फेज 0 होता, क्योंकि यहां से हम, ये रेफरेंस लाइन है जहां से हम एंगल को मेजर करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने t = 0 यहां पे एज्यूम किया है तो ये इसका इनिशियल फेज माना जाएगा, ठीक है। अगर t = 0 यहां पे होता तो फिर इनिशियल फेज 0 होता और टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस फाई होता है यहाँ पे, ठीक है। इसी को एंगल बोलते हैं, इसी को फेज बोलते हैं। तो आप सिंपली ये याद रखो कि ये जो एंगल होता है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज, क्योंकि एंगल से ही तो ये डिसाइड होगा कि पार्टिकल कहाँ पे है। सोचो आप, अगर मैं बोलो कि पार्टिकल कहाँ पे है तो कैसे बताओगे, एंगल देख के तो बताओगे, तो इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो फेज वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमको ये पता चलता है कि किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल किस पोजीशन पे मिलेगा आपको। फिर सेम फेज और अपोजिट फेज का मतलब क्या है, मान लो कि दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, एक एग्जांपल लो, एक लाइन है और उसके ऊपर दो पार्टिकल हैं और वो क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। एक पार्टिकल यहां तक जाके फिर वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, इस तरीके से, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, इस तरीके से एसएचएम कर रहा है वो, है ना, ये इसकी मेन पोजीशन है। फिर दूसरा जो पार्टिकल है वो भी इसी लाइन के ऊपर मान लो एसएचएम कर रहा है, वो लेकिन यहां तक जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर वापस इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, इस तरीके से एसएचएम कर रहा है। इन दोनों पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि जो मेन पोजीशन है उससे जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस पहले वाले पार्टिकल को वो यहां तक है, जबकि दूसरा वाला पार्टिकल यहां तक जा पा रहा है। तो इन दोनों का क्या अलग अलग है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। एम्पलीट्यूड मतलब मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो तो अलग अलग है। लेकिन पहले पार्टिकल को एक चक्कर कंप्लीट करके आने में मान लो 2 सेकंड लगते हैं, और दूसरे वाले पार्टिकल को भी, क्योंकि ये तेज चल रहा है मान लो, तो इसको भी यहां से यहां तक आके वापस आने में, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में मान लो 2 सेकंड लगते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। क्या सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। साथ ही मान लो कि ये पार्टिकल जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम जब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ये मेन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब ये वाला पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो मान लो दूसरा वाला पार्टिकल भी उसी इंस्टेंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। फिर पहला वाला पार्टिकल वापस मेन पोजीशन पे आ गया, उसी इंस्टेंट पे ये भी इसके साथ साथ आ गया, मतलब दोनों का यहाँ पे फेज सेम होगा, ये माना जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहे हैं, एक साथ मेन पोजीशन पे आ रहे हैं, फिर एक साथ ही उधर चले जाएंगे दूसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस मेन पोजीशन पे आ जाएंगे, ऐसे ये चलता रहेगा। अब दोनों का फेज अलग अलग होगा, लेकिन अगर उनका डिफरेंस, फेज का जो डिफरेंस है, सेम फेज के लिए मैं कंडीशन लिख रहा हूं यहाँ पे, सेम फेज के लिए अगर वो फेज डिफरेंस 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, इस तरीके से
या फिर मैं इसको ऐसे बोल देता हूं कि फॉर्मूले के रूप में 2n पाई के बराबर हो, जिसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब भी ऐसा फेज डिफरेंस आपको दिख जाए, है ना, तब हम बोलेंगे कि जो पार्टिकल है वो सेम फेज में है। जीरो फेज डिफरेंस हो सकता है, दोनों एक ही साथ चलना स्टार्ट करें और एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ में वो इस तरीके से ऐसे हम करते रहें। या 2 पाई का फेज डिफरेंस हो सकता है, यानी जब भी 2 पाई का इवन मल्टीपल आएगा, देखो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे आएंगी ये वैल्यूज। तो जब भी आपको 2 पाई का इवन मल्टीपल मिल जाए कि फेज डिफरेंस है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा, तो समझ जाना कि वो पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेशंस कर रहे हैं। सेम फेज का मतलब है एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे, एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे, एक साथ ही दूसरी साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे, फिर एक साथ ही वापस मेन पोजीशन पे आएंगे। ठीक, उसको बोलते हैं सेम फेज में होना। फिर दूसरा है अपोजिट फेज। अभी ये क्या चीज, अभी अपोजिट फेज का मतलब क्या है? यहाँ पे अपोजिट फेज का मतलब है अगर दो पार्टिकल इस तरीके से ऐसे जंप कर रहे हैं कि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, फाई से मैं इस फेज डिफरेंस को डिनोट कर रहा हूं, यहां पे भी हम इसको फाई से ही डिनोट करेंगे। तो अगर फेज डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, जैसे पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन, अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, जिसको फॉर्मूले के तौर पे आप 2n + 1 * पाई लिख सकते हो। ठीक है, n की वैल्यू यहां पे भी हम 0 से स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। तो जब भी पाई का ओड मल्टीपल हो फेज डिफरेंस, जब भी फेज डिफरेंस पाई का ओड मल्टीपल हो, तो समझ जाना कि जो पार्टिकल है वो अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज मतलब जब पहला पार्टिकल मेन पोजीशन पे होगा तो दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, जब पहला एक्सट्रीम पे जाएगा तो दूसरा मीन पे आ जाएगा, फिर पहला वापस मीन पे आएगा तो दूसरा दूसरी साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। ऐसे उल्टा पुल्टा होगा, मतलब एक एक्सट्रीम पे है तो दूसरा मीन पे है ना, पहला अगर मीन पे है तो दूसरा एक्सट्रीम पे है, इस तरीके से मतलब आगे पीछे वो मूवमेंट करेंगे। तो इस टाइप का अगर मोशन है तो उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। इससे हम समझ जाएंगे कि भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है फेज डिफरेंस, तो इसका मतलब अपोजिट फेज में ऐसे जंप कर रहे हैं पार्टिकल। और अगर इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, 0 2 पाई 4 पाई ऐसा कुछ भी, तो सेम फेज में वो ऑसिलेशंस कर रहे होंगे। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक, इसके बाद में है फिर लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में क्या डिफरेंस होता है। मैं कुछ फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा जिनको हम क्वेश्चंस वगैरह में यूज करेंगे। देखो, लीनियर एसएचएम की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = a sin ω_t, जबकि जो एंगुलर एसएचएम है इसकी इक्वेशन होती है θ = θ0 sin ω_t। अब इन इक्वेशंस में ये मैंने क्या क्या लिखा हुआ, देखो साइन फंक्शन के इधर ये जो a लिखा है इसको तो क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है, y क्या है? मेन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ω_t क्या है? फेज। साइन फंक्शन के आगे जो कुछ भी लिखा है ω_t +5 ω_t -5 कुछ भी, साइन फंक्शन के इधर जो भी लिखा होगा वो सब क्या है? फेज। ठीक है, ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें θ0 का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड है ना, उसी को हम यहाँ पे θ0 बोल रहे हैं। भाई एंगुलर एसएचएम में पार्टिकल एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो कुछ एंगल कवर करेगा, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? θ0। तो ये है एम्पलीट्यूड। ω_t वही फेज है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और थीटा किसी टाइम t के ऊपर पार्टिकल की एंगल की वैल्यू है, मतलब किस पोजीशन पे है वो, t टाइम पे वो कहाँ पे होगा। ये तो कंटिन्यूसली ऐसे करेगा ना, तो t टाइम पे वो कहाँ पे है एंगुलर एसएचएम करने वाला पार्टिकल, उस एंगल को ये थीटा बताएगा। ठीक, फिर आपको बताया था लीनियर एसएचएम के लिए कंडीशन होती है कि जो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो बराबर होना चाहिए -ky के, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एंगुलर एसएचएम में क्या कंडीशन लगेगी? पार्टिकल जब भी एंगुलर एसएचएम करेगा तो इस पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वो बराबर होना चाहिए -c θ के। ठीक है, ये कंडीशन अगर लग रही है तो इसका मतलब पार्टिकल एंगुलर एसएचएम कर पाएगा। ठीक है, इसमें पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगना चाहिए? पार्टिकल पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगना चाहिए। माइनस का सिंबल यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा रिस्टोरिंग टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे रिस्टोरिंग पार्टिकल के ऊपर लग रहा होगा। आया समझ में?
अब अगर आपके पास में एसएचएम करने वाले पार्टिकल का रिस्टोरिंग फोर्स आ गया तो आप ये भी बता सकते हो कि उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। बताओ क्या आएगा? इसको मास से डिवाइड कर दो पार्टिकल के, माइनस के वाई अपॉन एम, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी तरीके से जो पार्टिकल एंगुलर एसएचएम कर रहा है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क ले लेगा और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेता है, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अल्फा होगा वो बराबर आएगा माइनस सी थीटा अपॉन आई। क्लियर? कंपैरिजन करके याद रखोगे तो इजीली याद भी रहेगा आपको। ठीक है, फिर तीसरी चीज है कि जब भी पार्टिकल लीनियर एसएचएम करेगा तो उस कंडीशन में उस पे जो एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, हम आगे इसको कैलकुलेशन से भी फाइंड करेंगे, वो हमेशा बराबर होगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। अब ये कैसे आए मैं आपको इक्वेशन से आगे समझा दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। अभी तो आप इसको याद रखो कि ये यहाँ पे इक्वेशन फॉलो होती है एक्सेलरेशन के लिए। अब एक्सेलरेशन माइनस के वाई बाई एम के भी बराबर है, और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के भी बराबर है। तो दोनों को बराबर पुट कर दो, क्योंकि एक ही चीज को दो अलग अलग फॉर्मुलों से आप बता रहे हो। तो माइनस के वाई बाई एम बराबर होगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के। तो वाई से तो वाई उड़ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो बताओ यहां से ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा आप सॉल्व करोगे ना तो अंडर रूट के बाई एम आएगा। तो ये फॉर्मूला अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, के का मतलब क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, एम मतलब मास ऑफ द बॉडी जो एसएचएम कर रही है, लीनियर एसएचएम, ओमेगा मतलब उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी से कंपेयर करके बताओ कि जो पार्टिकल एंगुलर एसएचएम कर रहा होगा उसकी एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो जैसे वहां पे मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के, उसी तरीके से अगर पार्टिकल एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के। बस वाई यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है एक, तो एक ये है, दोनों को बराबर पुट कर दो तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस सी थीटा अपॉन आई। तो थीटा से थीटा उड़ा दो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। बताओ ओमेगा क्या आएगा? अंडर रूट सी अपॉन आई। ये इसका फॉर्मूला है। एंगुलर एसएचएम पे कोई भी क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। लीनियर एसएचएम ज्यादातर आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमारे ज्यादा काम आएंगे वैसे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछे कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बताओ, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो टी क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। तो आप एक काम करो, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, 2 पाई को डिवाइड कर दो ओमेगा से, तो ये अपॉन में आएगा अंडर रूट के बाई एम। थोड़ा सॉल्व करोगे ना तो टी इक्वल टू आप इसको थोड़ा ऊपर ले जाके लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट, इसको उल्टा कर देंगे, एम ऊपर चला जाएगा ना तो एम बाई के लिख देंगे। तो ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आया समझ में? टाइम पीरियड क्या होगा एसएचएम का? लीनियर एसएचएम का 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और इसी तरीके से ओमेगा इक्वल टू क्या? अंडर रूट सी अपॉन आई। तो आपको अगर फाइंड करना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 2 पाई बाई ओमेगा, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बताओ इससे टाइम पीरियड क्या आएगा? तो 2 पाई और अपॉन में ओमेगा, इसका मतलब इसका उल्टा करके यहाँ पे लिख दो, मतलब आई बाई सी आ जाएगा ये। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया, उसी से कंपेयर करके बता रहा हूं। तो लीनियर एसएचएम के फॉर्मूले अगर याद हैं तो इजीली आप एंगुलर एसएचएम के फॉर्मूले भी सारे याद कर सकते हो। टफ है क्या? आसान है एकदम। इसके बाद में नेक्स्ट फिर डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक इक्वेशन हम यूज करते हैं। अब वो इक्वेशन कैसे बनती है वो समझा रहा हूं मैं थोड़ा सा। देखो मान लो कि कोई भी पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है तो उसके मोशन को हम एक सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके बता सकते हैं। जैसे जो एसएचएम करने वाला पार्टिकल है वो आधे चक्कर तो एक डायरेक्शन में रहता है, फिर आधे चक्कर वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है ना। उसी तरीके से जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है वो आधे चक्कर तो ऊपर जाएगा जैसे,
और आधे चक्कर वो नीचे आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। आधे चक्कर तो ऊपर जा रहा है, आधे चक्कर में वो नीचे आ रहा है। तो इससे हम इसको कंपेयर करके बता सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और आपने t इक्वल टू 0 वाला पॉइंट लिया है इस पोजीशन पे, यहां से हम एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है। आफ्टर टाइम t वो यहां पे पहुंच जाता है इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, यहां पे पहुंच गया वो। अब इस सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल की जो रेडियस है वो है a के बराबर, जिसको हम लीनियर एसएचएम में एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, उससे कंपेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो किसके बराबर आ जाएगी, एम्पलीट्यूड के बराबर, उसको एम्पलीट्यूड के बराबर लेना है। फिर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो इसने कितना एंगल कवर किया, थीटा। वो थीटा किसके बराबर होगा, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी होता है, तो थीटा क्या आएगा, ओमेगा टी आएगा। तो इसने थीटा इक्वल टू ओमेगा टी एंगल कवर किया। अब ये यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो जो एंगल इसने कवर किया उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, फेज। एंगल को हम क्या बोलते हैं, फेज, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। अब ये जो पार्टिकल है अब जिस पोजीशन पे अभी पहुंच चुका है, अगर इस पोजीशन का वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन लिया जाए, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट भी मान सकते हो आप इसको, प्रोजेक्शन मतलब इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये जो लेंथ आएगी यहां से यहां तक की, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन द वाई एक्सिस। और इसी तरीके से पार्टिकल का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये वाली लेंथ आ जाएगी। समझ में आया क्या। अब ये जो प्रोजेक्शन आएगा वाई एक्सिस के ऊपर, यही इस पार्टिकल की पोजीशन को बताएगा। मतलब ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये किसको बता रहा है, लीनियर एसएचएम करने वाले पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। कब, टी टाइम पे, क्योंकि टी टाइम पे पार्टिकल यहां पे है, तो इसका प्रोजेक्शन ले रहे हो ना वाई एक्सिस पे, तो वो टी टाइम पे इसकी पोजीशन को बताएगा। अब ये प्रोजेक्शन कितना आएगा, खुद बताओ, ये एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा। तो देखो एक जेड बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। थीटा किसके बराबर, ओमेगा टी, तो इसको भी मैं ओमेगा टी लिख देता हूं। जेड बन रहा है ना एक, ये अगर ओमेगा टी है तो ये भी क्या होगा, ओमेगा टी। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको ध्यान से देखो, एंगल ओमेगा टी के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, जो आपको फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। और ये क्या है यहाँ पे, ये है हाइपोटेनियस, जो कि ए के बराबर है। तो ये आपको पता है, ये आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनियस पता है। बताओ दोनों में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा यहाँ पे ओमेगा टी के बराबर है, इसलिए मैंने ओमेगा टी लिखा है। तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाई बाई ए। तो ये जो y निकल के आएगा इससे, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, जो कि बराबर आ रहा है a साइन ओमेगा t के। बोलो आया क्या समझ में। तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर एसएचएम करने वाले पार्टिकल की पोजीशन की इक्वेशन। ये है लीनियर एसएचएम करने वाले पार्टिकल की पोजीशन की इक्वेशन। किसी भी टाइम t पे अगर पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है तो इससे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अभी हमने t इक्वल टू 0 कहां पे लिया, यहां पे, लेकिन कई बार हम ये जो इसकी पोजीशन होगी, अगर पार्टिकल यहां पे होता है तो इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन a के बराबर ही आता, ये a के बराबर आएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर आएगा। अब जो लीनियर एसएचएम करने वाला पार्टिकल है उसके लिए जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर कब आता है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, इधर या इधर। मतलब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी पार्टिकल की, लीनियर एसएचएम करने वाले पार्टिकल की। अगर पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन पे आपने t इक्वल टू 0 एज्यूम किया है, अगर पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपने टाइम 0 कंसिडर किया है, तो फिर इक्वेशन अलग बनेगी। फिर इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू a cos ओमेगा टी। फिर साइन की जगह क्या लेंगे हम लोग, cos लेंगे। अगर पार्टिकल ने मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया है, जैसा कि ज्यादातर केस में होगा, अगर पार्टिकल ने, मतलब जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो ना, मान लो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और जिस टाइम पे आपने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया उस टाइम पे वो मेन पोजीशन से जाता हुआ दिखा, तो वो मेन पोजीशन उसका t इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। तो अगर ऐसी कंडीशन बताई जाए किसी क्वेश्चन में कि पार्टिकल ने मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया है, या किसी क्वेश्चन में अगर नहीं बताए तो समझ जाना कि मेन पोजीशन से ही उसने चलना स्टार्ट किया होगा। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पोजीशन।
तो इक्वेशन होगी डिस्प्लेसमेंट की y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब पार्टिकल ऐसे जम कर रहा था और जब आपने उसको देखा वो यहाँ पे था, फिर वो यहाँ से इधर आया होगा, ऐसे ऐसे कर रहा होगा वो, तो आपने तो यहाँ से उसका t इक्वल टू 0 मेजर किया ना, तो उस कंडीशन में आपको इक्वेशन ये लेनी है फिर सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए, उसका डिस्प्लेसमेंट वगैरह फाइंड करने के लिए इक्वेशन लगेगी y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये सेकंड केस है व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन समझ गए ना आप लोग? एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है जहां तक वो जा पा रहा है ना मैक्सिमम दूरी तक, वो पोजीशन, वहां से अगर t इक्वल टू 0 आपने मेजर किया है तो फिर ये इक्वेशन लगानी है। क्वेश्चन में वो बताएगा आपको क्लियरली कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा है तो आपको y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी इक्वेशन ले लेनी है, और अगर मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट करे तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आपको इक्वेशन लेके सॉल्व करना है। सिंपल एकदम, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड कवर्स ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड, डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो इसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्या क्या दे रखा है? ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है और वो एसएचएम कर रहा है, और ये कहां से एसएचएम करना स्टार्ट कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। ये पार्टिकल कहां से एसएचएम करना स्टार्ट करेगा? एक्सट्रीम पोजीशन से ये चलना स्टार्ट करेगा। अब ये जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है, ये इसकी मेन पोजीशन है और ये कब इधर जा रहा है कब इधर जा रहा है, इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी जहां पे y की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, ठीक है। इधर y की वैल्यू माइनस ए के बराबर होगी और यहाँ पे y क्या होगा? 0। ये बोल रहा है कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा, मतलब इधर आ रहा होगा, तो जब ये यहाँ पे होगा, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगा? एम्पलीट्यूड का हाफ होगा। इसने बोला कि एक्सट्रीम पोजीशन से और इस पोजीशन तक जहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का हाफ है, यहां तक आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो इसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करके बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। आपको क्या पूछा जा रहा है? टाइम पीरियड। अब वो कहां पे आएगा इस फॉर्मूले के अंदर? ओमेगा के अंदर होगा। वो ओमेगा क्या होता है याद करो? 2 पाई बाई टी होता है ना। तो ये टी पूछ रहा है आपको। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो जो जो चीजें गिवन है वो लिख देते हैं। y की वैल्यू इसने कितनी बताई है यहाँ पे? तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ पे आ जाएगा तो y हो चुका है a/2, तो इसकी जगह लिख दो a/2 इक्वल टू a cos, फिर यहाँ पे आएगा 2 पाई बाई टी, और ये जो t है टाइम ये दे रखा 1 सेकेंड। कितना दे रखा है? 1 सेकेंड। अब देखो a से a कैंसिल कर दोगे, ये 1/2 है। cos फंक्शन इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 1/2, और इधर क्या बचेगा? 2 पाई बाई टी बचेगा। अब cos इनवर्स 1/2 क्या होता है? ये होता है 60 डिग्री के बराबर, यानी कि पाई बाई 3 के बराबर, ठीक है। तो ये आएगा 2 पाई बाई टी के बराबर। अब पाई से पाई उड़ा दोगे तो टी कितना आएगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेकेंड के बराबर आएगा। ये अपना आंसर है। मतलब यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है both the equations y1 equal to a sin omega t and y2 equal to a/2 sin omega t plus a/2 cos omega t represent SHM. The ratio of amplitudes of the two motion is. तो ये दोनों इक्वेशन दो अलग अलग SHM को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उन दोनों SHM में एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान है। देखो y1 इक्वल टू क्या लिखा है? a sin ओमेगा t। तो इस इक्वेशन को देख के बताओ कि जो फर्स्ट वाला SHM है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? a1 बोल देते हैं इसको। a1 किसके बराबर है? a के बराबर है। साइन फंक्शन के इधर जो लिखा होता है वही तो होता है एम्पलीट्यूड, तो वो कितना है यहाँ पे? a के बराबर है। इसमें तो फाइंड करना आसान है। लेकिन दूसरी जो इक्वेशन दी है वो है y2 इक्वल टू a/2 साइन ओमेगा टी प्लस a/2 cos ओमेगा टी। अब इसमें कैसे फाइंड करोगे? तो इसमें भी आसान ही है। देखो अगर आपको इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो सिंपली आपको एक काम करना है। फर्स्ट वाली जो टर्म है ध्यान से देखो, उसमें एम्पलीट्यूड कितना? a/2। सेकंड वाली जो टर्म है उसके अंदर एम्पलीट्यूड कितना? a/2। तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना हुआ? तो इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आगे कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है। ये क्या है? साइन फंक्शन। इधर क्या लिखा है? कॉस फंक्शन। और साइन और कॉस फंक्शन में π/2 का फेज डिफरेंस होता है।
साइन और कॉस फंक्शन में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2। अब जैसे आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, अगर उनके बीच में एंगल होता है तो आप वेक्टर एडिशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा अब, ठीक है। तो जो a2 आएगा अपने पास सेकंड वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड आएगा, वो कितना आएगा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड कितना है, a बाय 2, तो इसका स्क्वायर कर दो, a बाय 2 का स्क्वायर। सेकंड वाले टर्म के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड a बाय 2, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस फॉर्मूला वही लगा रहा हूं मैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें ये a है अपना, ये b है, और थीटा कितना है 90 डिग्री। तो 2 इंटू ए बाई 2 इंटू ए बाई 2 इंटू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है तो उसको 90 डिग्री भी आप लिख सकते हो। कॉस 90 जीरो होता है तो ये पूरी टर्म ही उड़ गई। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बाई 4, यह आएगा ए स्क्वायर बाई 4, दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, a बाई रूट 2 आएगा। तो ये है सेकंड वाली जो इक्वेशन है उस पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड, मतलब वो जो पार्टिकल है जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एसएचएम कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड होगा a बाई रूट 2 के बराबर। तो आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है, मतलब a1 अपॉन a2 आपको पूछा जा रहा है, तो ये होगा a अपॉन a बाई रूट 2, रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, रूट 2 रेशो 1। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दोनों जो पार्टिकल हैं जो एसएचएम कर रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या है, रूट 2 बाई 1 के बराबर है, या रूट 2 रेशो 1 के बराबर है। अगर यहाँ पे साइन फंक्शन ही होता तो फेज डिफरेंस कितना होता, 0, तो फिर 0 लेते। अगर यहाँ पे होता साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 तो फेज डिफरेंस कितना लेते, पाई बाई 3 लेते। जो भी दे रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस लेके फिर सॉल्व करना है। और ये भी जरूरी नहीं कि ये a बाई 2 a बाई 2 हो, ये a बाई 2 ये a बाई 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वैल्यूज, बस आपको वेक्टर एडिशन वाला जो फॉर्मूला है ना वो चिपकाना है बस, ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड 4 सेकेंड, देन द टाइम टेकन बाय इट to move from the extreme position to half of the amplitude is, मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड यानी कि a बाई 2 पे आना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये टाइम कैलकुलेट करके बताना है। क्या क्या दे रखा है, एसएचएम करने वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड स्मॉल a बता रखा है, ठीक है। मैं इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे, जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा तो इक्वेशन होगी y इक्वल टू a cos ओमेगा टी, a मतलब एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्मॉल a बता रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल a लिख दिया है। t पूछा है इसने, और t कब पूछा है, कौन सा टाइम पूछ रहा है, जब y कितना हो चुका होगा, व्हेन y इक्वल टू a बाई 2। एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल आ रहा है मेन पोजीशन की तरफ, लेकिन वो बीच में ही पहुंचा कहीं पे, तो उसका जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, a बाई 2 के बराबर है। a बाई 2 इधर आ गया ना, तो मेन पोजीशन से वो कितना दूर है, a बाई 2 दूरी पे है, तो y की वैल्यू a बाई 2 है, तो ये लिख दो यहाँ पे a बाई 2 इक्वल टू a, यहाँ पे स्मॉल a लिखेंगे, यहाँ पे सिंबल a बाई 2, तो y की वैल्यू है यहाँ पे a बाई 2 इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो यहाँ पे पहले तो ये a उड़ा देंगे, ये 1/2 आएगा, इधर cos जाएगा तो ये cos इनवर्स 1/2 बनेगा, इधर क्या है ओमेगा t, cos इनवर्स 1/2 होता है पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है इंटू टी। आपको टी पूछा इसने स्मॉल टी, तो ये होगा, देखो ये जो पाई है ये तो उड़ाई दो चलो, और ये जो टी है ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में 4 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है टाइम पीरियड, तो ये 4 उधर जाएगा तो ये आएगा 4/3 और अपॉन में ये वाला 2, तो यहाँ आएगा सॉल्व करने पे 2/3 सेकेंड के बराबर। ये अपना फाइनल आंसर है, मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ टाइप x इक्वल टू a sin ओमेगा t, इट टेक्स टाइम t1 फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a बाई 2 एंड t2 फ्रॉम x इक्वल टू a बाई 2 टू x इक्वल टू a, फाइंड द रेशियो ऑफ t1 अपॉन t2। मान लो कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और ये इसकी मेन पोजीशन है, और मान लो यहां तक ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर इधर ही यहां तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया।
ए। यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0। अब ये पार्टिकल यहाँ से आगे जा रहा है इधर, ठीक है, मेन पोजीशन से इसने चलना स्टार्ट किया है। कैसे पता चला? क्योंकि इक्वेशन क्या दे रखी है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अच्छा यहाँ पे x का सिंबल यूज किया है तो मैं यहाँ पे y की जगह x का सिंबल यूज कर लूंगा, एक ही बात है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 क्या है, मेन पोजीशन है। इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और ये इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब पार्टिकल मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, यानी यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है। यहां से चलते हुए ये यहाँ पे बीचों बीच पहुंचा a/2 डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो इसमें इसको टाइम लगा t1। फिर यहां से ये a तक पहुंचा तो इसको टाइम लगा t2। तो आपको पूछा है कि t1 और t2 का रेशियो क्या होगा। यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो तो है पार्टिकल का t1, फिर यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो है t2। समझ में आया? तो इनका रेशियो क्या होगा वो बताना है। देखो बिल्कुल आसान है, जो इक्वेशन दे रखी है इसी से हम फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी। जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा, यहां से यहां तक पहुंचेगा तो टाइम कितना लगा t1, तो t की जगह t1 लिख देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है यहाँ पे पहुंचते पहुंचते a/2, तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, a/2। तो इससे t1 कैलकुलेट कर लो, a तो उड़ा देंगे, ये 1/2 बचेगा, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/2 आएगा, π/6 के बराबर, इक्वल टू ओमेगा t1। तो बताओ t1 क्या है यहाँ पे, π/6 ओमेगा। ये अपने पास आ गया t1, ठीक है। मतलब इसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो इतना लगा। अब ये वाला टाइम हमको पता करना है कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब ये कोई रेफरेंस पॉइंट तो है नहीं, रेफरेंस पॉइंट तो ये होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन वाला होता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है कि जो एसएचएम करने वाला पार्टिकल है, जब ये एक साइकिल कंप्लीट करता है पूरा तो इसको टाइम लग जाता है कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड टी के बराबर। तो अभी ये 1/4 डिस्टेंस कवर करेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने की बात कर रहा हूं मैं। यहां से यहां तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेगा, t/4। फिर वापस आने में कितना टाइम लेगा, t/4। फिर इधर जाने में कितना टाइम लेगा, t/4। फिर वापस आने में कितना टाइम लेगा, t/4। तो टोटल मिला के कितना टाइम हुआ, t। तो मैं ये वाला टाइम कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका काम में ले रहा हूं कि मैं यहां से यहां तक इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा वो फाइंड कर रहा हूं, जो कि होगा t/4। और उसमें से मैं ये वाला टाइम t1 माइनस कर दूंगा तो ये t2 अपने आप ही आ जाएगा अपने पास। तो t2 किसके बराबर होगा, यहाँ पे t2 बराबर होगा यहां से यहां तक पहुंचने का जो टोटल टाइम है t/4 माइनस ये वाला टाइम t1। बोलो आया क्या समझ में? तो t2 कितना आएगा, सॉल्व करके देख लो यहाँ से, t/4। अच्छा t को यहाँ पे ओमेगा की टर्म्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो t1 है ना ये ओमेगा की टर्म्स में लिखा है। एक काम करते हैं, हमको पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है। तो t को आप क्या लिख सकते हो, 2π/ओमेगा। तो 2π/ओमेगा लिख दिया, डिवाइडेड बाई ये वाला 4, माइनस t1 कितना है, π/6 ओमेगा। सॉल्व कर लो इसको, ये 2 से कैंसिल करोगे तो π/2 ओमेगा आएगा यहाँ पे, और ये है π/6 ओमेगा। एलसीएम लोगे तो 6 ओमेगा एलसीएम, तो ये आएगा 3π माइनस पाई, तो ये आएगा 2π/6 पे, यानी कि 2π/6 ओमेगा, यानी कि ये आएगा π/3 ओमेगा। ये आ गया t2। अब t1/t2 बताना है, तो t1/t2 क्या होगा, π/6 ओमेगा डिवाइडेड बाई π/3 ओमेगा। ये 3 ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, π/6 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई से पाई गया, ओमेगा से ओमेगा, ये आएगा 1/2। तो आंसर क्या है, 1/2 यानी कि 0.5। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा अपना। t1 और t2 का रेशियो कितना, 0.5 यानी कि 1/2। क्लियर एकदम?